और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज एक हिला देने वाली तस्वीर के साथ। हिला देने वाली तस्वीर बैंकॉक से आई है। भीषण आग ने 27 लोगों को जिंदा जला दिया। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, पब में भीषण आग लगी है। आग लगते ही आलम देखिए जरा आग का क्या हाल था, कितनी भयावह यह आग थी।ช่องไทยรัฐนะครับพี่เฮ้ยไฟไหม้ตรงนี้พี่เฮ้ยนิวต้อง जलने से 27 लोगों की मौत हो गई है। आग कैसे लगी, उसके बाद क्या हुई है, पूरी खबर आगे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आज की पहली बड़ी खबर, सबसे पहले बात करेंगे दान चोरी बनाम मुगलों की लूट। लेकिन देखिए आज अलग अलग तस्वीरें कौन सी आई हैं राम मंदिर पर। पहली तस्वीर, बार एसोसिएशन ने आज अयोध्या बार एसोसिएशन ने प्रदर्शन किया चढ़ावा चोरी के खिलाफ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। वकीलों ने प्रदर्शन किया और वकील पुलिस थाने पहुंच गए एफआईआर लिखवाने के लिए और अपनी बात रखने के लिए जो एसआईटी को बताई जाए। घर से उठा के लाए चंपत राय और पदाधिकारियों ने बरामद किया था। ये वो पैसा नहीं है, ये वो पैसा है जिसको चोर कहते हैं। साथ जो बचा था हमने जमा कर दिया। तो जो घर से उठा के लाए थे वो कहा गया, उसकी बात तो खाली लोकुश मिश्रा और ये सॉरी अनिल चंपत राय ही तो और अनिल मिश्रा ही तो बताएंगे। हम ये नहीं करें कि आप चंपत राय को जेल भेजिए, गोपाल को जेल भेजिए। हमारा मकसद है कि इन बिंदुओं की भी विवेचना चाहिए, होनी चाहिए कि ये पैसा आखिर हम काम ये बिल्कुल है। अगर ये चीजें हैं तो हम विवेचक से ये बात करते हैं कि आपकी जो तहरीर दी गई है उसको विवेचना में मर्ज करके उसकी सूचना हमको देते हैं। तो अब तक आपने नहीं किया, ये आज ये भेजना चाहिए था वहाँ ना। चंपत राय तो एक तरफ अधिवक्ता प्रशासन के पास जाकर शिकायत कर रहे थे, एक और तस्वीर यूपी से आई जहां शंकराचार्य शपथ दिला रहे थे कि 27 में किसे वोट देना है। ये घोषणा करता हूँ गाय पशु नहीं है, मेरी माता है। उत्तर प्रदेश की सरकार जल्द से जल्द मेरी गौ माता को सूची से हटाकर राज्य माता के रूप में दर्ज करे। अगर ऐसा नहीं करती है आने वाले चुनाव में हम सत्तारूढ़ पार्टी को दोबारा सत्ता में आने के लिए वोट नहीं दे पाएंगे। अब देखिए चढ़ावा चोरी से शुरू हुआ मामला सियासत में कौन कौन से शक्ल अख्तियार कर रहा है। एक और तस्वीर, रायबरेली में पोस्टर लग गया कि राम मंदिर के चंदे पर बोलते हैं लेकिन आतंकवाद के लिए जो चंदा लिया जाता है उस पर खामोश रहते हैं। अखिलेश की तस्वीर लगा दी गई और उसके बाद ये देखिए लिखा है राम मंदिर चंदे पर सवाल लेकिन आतंकवाद पर खामोश। और उसके बाद समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने उस पोस्टर को फाड़ दिया है। और इस बीच एक और तस्वीर आई, राम मंदिर चढ़ावा चोरी के बाद ट्रस्टी सदस्य पहुंचे आज निरीक्षण करने के लिए। और निरीक्षण उस जगह जहां दान दिया जाता है, दान काउंटर का निरीक्षण करने पहुंचे थे महंत धीरेन्द्र दास। अब ये चढ़ावा चोरी की लड़ाई और बड़ी हो गई। अनुपम खेर की एंट्री हो गई। पिछले दिनों राम मंदिर गए थे और उन्होंने कहा कि घर में जो मसला है उसके लिए सीमाएं नहीं लांघते, लांछन नहीं लगाते,
एक और बयान के बाद बवाल और बड़ा हो गया। चोर तो हर जगह होते हैं, उससे मान प्रतिष्ठा मंदिर की कम नहीं होती है। कि घर में चोरी होती है तो आप चोर को कोसते हैं, घर को नहीं कोसते। ये पूरा हमको हिंदुओं को, हिंदू समाज को ये समझना चाहिए। चोर तो हर जगह होते हैं। राम मंदिर में दान चोरी पर एक तरफ सियासी जंग छिड़ी है तो दूसरी ओर इस धर्म युद्ध में बॉलीवुड के अभिनेता अनुपम खेर ने जैसे ही एंट्री मारी तो बवाल मच गया। अनुपम खेर ने दान चोरों की तुलना में मुगलों की लूट की याद दिला दी, लेकिन उनका बयान अब उनके ही गले की हड्डी बन गया है। दान चोरी की तुलना में मुगलों के दौर का इतिहास पढ़ाना लोगों को रास नहीं आया। अनुपम खेर की अब सोशल मीडिया पर जमकर खिंचाई शुरू हो गई। आलोचना से भड़के अनुपम खेर ने सीधे आकर ट्रोलर्स को खरी खोटी सुना दी। उम्र भर अपने ही गिरेबान से उलझने वाले तू मुझे मेरे ही साये से डराता क्या है। तो देखिए अनुपम खेर साहब ने क्या कह दिया, जिसके बाद बवाल हो गया। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर अभिनेता अनुपम खेर घिर गए। दरअसल जब उन्होंने चढ़ावा चोरी के मुद्दे को छोटी सी बात बता दिया और मौजूदा दान चोरी की मुगलों के शासन से तुलना कर दी, कहा अनुपम खेर ने लोग इसे बहुत बड़ी बात बनाकर कह रहे हैं कि मंदिर में लूट मची है। मंदिरों में लूट तब मची थी जब मुगलों ने हमारे मंदिर तोड़े। मंदिरों में लूट तब मची थी जब ब्राह्मणों की हत्या की गई। लूट तब मची थी जब मंदिरों का धन लूट कर ले जाया गया। महिलाओं के साथ मंदिर में रेप हुए, वो बहुत बड़ी समस्याएं थी। महिलाओं के साथ अत्याचार हुए थे, वो कहीं ज्यादा बड़ी बात थी। अगर हम उस दर्द से निकल सकते हैं तो ये तो बहुत छोटी सी बात है। मुगलों की बात कर अनुपम ने चढ़ावा चोरी को मामूली बताया तो हुआ क्या कि सोशल मीडिया पर लोगों ने उन्हें जमकर आड़े हाथों लिया। एक यूजर ने लिखा 1000 साल पुरानी बात कर गलत चीजों का साथ दे रहे हैं। एक अन्य यूजर ने उन्हें मुगलों का नाम घसीटना बंद करने की सलाह दी। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग के बीच अनुपम खेर ने तंज कसते हुए पोस्ट किया। लिखा है कि ईमानदार इंसान की सबसे बड़ी दौलत उसकी निडरता होती है। जिसके मन में चोर नहीं होता है उसकी नजर कभी नहीं झुकती। वीडियो में ही जारी कर कहा कि मैं सबको खुश करने की कोशिश नहीं करता हूं। इससे पहले अखिलेश यादव ने अनुपम खेर पर तंज कसा था। अनुपम खेर के उस बयान की एक हिस्से की तस्वीर पोस्ट की थी जिसमें खेर ने कहा था घर में चोरी हो तो घर पर लांछन नहीं लगाते। अखिलेश यादव ने इस पर कहा था यह अजीब दलील है, चोर को कोई कुछ ना बोले लेकिन चोरी पकड़ने वाले को नसीहत दे। चोरों से सहानुभूति का कोई तो कारण होगा या फिर राजनीतिक मजबूरी है। सुनिए जरा इस पूरे विवाद के बाद अनुपम खेर क्या कह रहे हैं। जमीन से निकला हूं मैं, जमीन से, अपनी मेहनत से, अपने पूरे संस्कारों को लेकर मैं आज इस मुकाम पे पहुंचा हूं प्रभु की दया से, प्रभु राम की दया से। तुम मुझे आप क्या डराओगे, आप करते रहिए, मैं तो सत्य का साथ दूंगा। और अयोध्या में तो और भी शक्ति मिलती है। और भी कहा अपने आप से कहने का दिल करता है कि सच बोल, सच बोल और जीत तेरी होगी। 500 साल लग गया राम मंदिर बनाने में, है ना। कुछ लोग नए नए एंगल ढूंढते रहो भाई। तो अनुपम खेर साहब को आप सुन रहे थे। राम मंदिर का मुद्दा अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। चढ़ावा चोरी का मसला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, वहां क्या सुनवाई उससे पहले देखिए जरा इस मामले में एसआईटी के सामने पेश हुए संतोष दुबे। संतोष दुबे के एसआईटी से सवाल है कि कार्रवाई होगी क्योंकि संतोष दुबे कार सेवक रहे हैं, ने कागज सौंप दिया है और विश्वास भी है कि अब कार्यवाही होगी क्योंकि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री भी इस मामले में बहुत गंभीर हैं, तो कार्यवाही होगी। अब ये विश्वास हो रहा है। अयोध्या मामले में जिनकी गिरफ्तारियां हुई उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है 14 दिन की। 14 दिन और जेल में रहेंगे। सुनवाई भी चल रही है और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। तो देखिए जरा सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं लगाई गई थी। क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में? चढ़ावा चोरी मामले में पहली बार सुप्रीम सुनवाई हुई। कोर्ट ने यूपी सरकार, केंद्र सरकार और ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। यूपी सरकार की ओर से बनाई एसआईटी से भी जवाब तलब किया है। कहा एसआईटी इस मामले में अब तक की स्टेटस रिपोर्ट दे। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में जांच अधिकारियों के बारे में भी बताएं। सरकार की तरफ से कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए। उन्होंने कहा स्टेटस रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में पेश की जाएगी। कोर्ट ने केस से जुड़े सीसीटीवी सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है क्योंकि याचिका में आरोप था कि सीसीटीवी से छेड़छाड़ हो सकती है।
दरअसल राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर 4 अलग अलग याचिकाएं थी, जिन पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुनवाई की। ज्यादातर याचिकाओं में मांग की गई थी कि मामले की जांच सीबीआई से हो। जांच की निगरानी सुप्रीम कोर्ट से करने की भी याचिका में मांग थी। दान प्रबंधन की समीक्षा के लिए एक्सपर्ट कमेटी बनाने की भी डिमांड की गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी। और इस बीच फैजाबाद कोर्ट ने आरोपियों की रिमांड बढ़ा दी है। 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ा दी गई है। अगली सुनवाई तक आरोपी 27 जुलाई तक जेल में ही रहेंगे। जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी सीबीआई जांच को लेकर, उस पर देखिए याचिकाकर्ता और वकील क्या कह रहे हैं। माननीय न्यायालय ने डायरेक्टिव इशू किए हैं कि इस पूरे प्रकरण में जो ऑनगोइंग एसआईटी इंक्वायरी है, इन्वेस्टिगेशन है, पुलिस की इंक्वायरी है, इसको लेकर के स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में फाइल की जाए। हमारी सीबीआई जांच की मांग थी, जिस पे अभी कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन अभी जो कोर्ट ने कहा है वो वही बात करेंगे आपसे कि स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है स्टेट से भी और एसआईटी से। देखिए एसआईटी जांच सही दिशा में नहीं है, इसीलिए हम लोग इसकी मांग कर रहे हैं, क्योंकि एक स्वतंत्र संस्था से अगर जांच होगी तो अच्छे तरीके से हो सकता है। हमारा ट्रांसपेरेंसी को लेके था, क्योंकि ये पब्लिक ऑफरिंग्स हैं, कोई रिक्शे वाला भी 10 रुपए का डोनेट करता है तो वो प्रॉपर्टी जो है वो डाइटी की है, राइट। तो हमने इसमें केवल ये कहा था कि अब तक जितने भी सीसीटीवी हैं, डीवीआर की रिकॉर्डिंग्स हैं, हुंडी रजिस्टर्स हैं, उन सबको प्रिजर्व किया जाए। एसआईटी की रिपोर्ट चल रही है, हमें पूरा भरोसा है। इन्वेस्टिगेशन जैसा भी चल रहा है, एजेंसी अच्छा काम कर रही है। एक तरफ इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, जांच हो रही है, दूसरी तरफ राम मंदिर के अंदरूनी ढांचे की शक्लो सूरत बदली जा रही है। सीईओ की नियुक्ति हो रही है। कौन कौन सीईओ बन सकता है? अगर आप भी राम मंदिर के सीईओ बनना चाहते हैं तो क्या योग्यता होनी चाहिए, जरा देखिए। ट्रस्ट ने सीईओ भर्ती के लिए जारी आवेदन में कई शर्तें रखी हैं। कहा है आवेदन करने वाले का सक्रिय हिंदू होना अनिवार्य है। सीईओ बनने के लिए कम से कम ग्रेजुएशन पूरी होनी चाहिए, यानी ग्रेजुएट होना चाहिए। आवेदक की उम्र 50 से 70 साल के बीच होनी चाहिए। कम से कम 20 साल का मैनेजमेंट का अनुभव बहुत जरूरी है, वो भी किसी बड़े सार्वजनिक संगठन, संस्था, विभाग या कंपनी में। उम्मीदवार को सामान्य प्रशासन, वित्त, एचआर, जनसंपर्क और आईटी के साथ साथ सुरक्षा, कानून और दूसरे प्रशासनिक कामों के समन्वय का अनुभव हो। ट्रस्ट ने कहा मंदिर हिंदू धार्मिक संस्था या धर्मार्थ संगठन के प्रबंधन का अनुभव रखने वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। उत्कृष्ट नेतृत्व क्षमता, समन्वय और प्रबंधन कौशल को प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदन की आखिरी तारीख 18 जुलाई 2026 शाम 4 बजे तक है। और देखिए आवेदन कहां करना है, searchcommittee.srjbt@gmail.com पर ईमेल करें। इसके बाद आवेदकों के इंटरव्यू होंगे और समिति नाम तय करेगी। जो सीईओ बनेगा, ट्रस्ट ने उसकी जिम्मेदारियों के बारे में भी बताया है। कहा है सीईओ के पास ट्रस्ट के प्रबंधन और संचालन का काम होगा, मंदिर के वित्तीय प्रबंधन और सुरक्षा की जिम्मेदारी होगी। तीर्थयात्रियों और संतों की दर्शन व्यवस्था को बेहतर बनाना है और इसके अलावा भी मंदिर और ट्रस्ट से जुड़े कई काम संभालने होंगे। राम मंदिर का जो सीईओ बनेगा वो महासचिव को रिपोर्ट करेगा, यानी नए महासचिव कृष्ण मोहन के अधीन काम करना होगा। कृष्ण मोहन की टीम 22 जुलाई के बाद कमान संभाल सकती है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं संत और नेता। रामलला को मानने वाले होंगे तब तो ठीक रहेगा, जो पैसा होगा आ जाएगा। अगर पैसा मानने वाला है वो ठीक नहीं है। मुझको लगता है कि सीईओ की नियुक्ति से तमाम ऐसे चीज हैं जो सामान्य कार्यकर्ता नहीं कर पा रहे थे, वो होगा। मैं यह सीईओ के कि मैं विरोध करता हूँ। यहाँ सीईओ नहीं चाहिए, यहाँ पर संत चाहिए। सीईओ अच्छा आएगा तो वहाँ के व्यापार को बढ़ाएगा। ये व्यापार बढ़ाने के लिए सारे काम हो रहे हैं, आस्था से नहीं हो रहे हैं कि तत्काल इस ट्रस्ट को भंग करें और वहाँ पर परम पूज्य जो हमारे शंकराचार्य हैं, चारों पीठ के धर्माचार्य हैं, इनके देखरेख में मार्गदर्शन में वहाँ का गठन होना चाहिए। चंदा आए, उस चढ़ावे में चोरी ना होने पाए तो रोज उसकी गिनती हो और बैंक के अधिकारियों के सामने गिनती हो और सारा चंदा बैंक में जमा होना चाहिए। और आइए राम मंदिर के बाद आपको लिए चलता हूं अयोध्या, मथुरा और काशी पर, और साथ साथ संभल पर। कल ये खबर आई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि ये जो विवाद है, इन तीनों जगहों के विवाद आपसी बातचीत से हल किए जाएं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद आज खबर आई कि आपसी बातचीत के लिए कोई तैयार नहीं है।
कोई ये नहीं चाहता कि आपसी बातचीत से समाधान निकलेगा, इसलिए सभी चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ही इस पर फैसला करे। और दूसरी तरफ साधु संत अब तैयारी कर रहे हैं मथुरा में कार सेवा की। ओर से होने जा रहा है हमारे पंच के श्रीमान जो यहाँ मंच पे उपस्थित है, मैं एक बार उनका नाम लेना चाहूंगा। हमारे श्रीमान राजगिरी जी महाराज, श्रीमान प्रकाशपुरी। तो यूपी के 3 मंदिर मस्जिद विवाद पर समझौता नहीं हो रहा है, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष इसके लिए राजी नहीं है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की मध्यस्थता का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। दोनों पक्षों ने कहा है कि वो कोर्ट केस लड़कर फैसला चाहते हैं, जबकि दावे के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को सलाह दी थी समाधान समारोह में इन मामलों के शांतिपूर्ण हल की बात कही थी, क्योंकि 21 से लेकर 23 अगस्त तक सुप्रीम कोर्ट में विशेष लोक अदालत लगेगी, जिसका मकसद लंबी कानूनी लड़ाई के बजाय बातचीत से हल निकालना है। बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने पत्र भेजकर प्रस्ताव दिया और दोनों पक्षों से सहमति मांगी थी, लेकिन खबरें हैं कि किसी भी पक्ष ने इसके लिए सहमति नहीं दी है। इस बीच संतों ने हरिद्वार में बैठकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। कहा 9 अगस्त को मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि में कार सेवा करेंगे। कार सेवा के ऐलान के लिए चलो मथुरा चले का नारा दिया गया है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने कार सेवा को समर्थन देकर कहा कि साधु संत अयोध्या की तरह मथुरा जाएं ताकि जल्द मंदिर का निर्माण हो। काली सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी आनंद स्वरूप ने कहा है कि भारत में 9 अगस्त क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। कृष्ण जन्मभूमि के लिए क्रांति में सभी संतों को साथ देना चाहिए। ऐसे में इस कार्यक्रम में हजारों साधु संत और हिंदू आ सकते हैं। संतों ने प्रशासन से सुरक्षा और जरूरी सहयोग की अपील की है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं साधु संत और हरिशंकर जैन। नोटिस गया है, एक जनरल नोटिस है, इसके लिए कोई कोर्ट का आदेश नहीं है। ये मामला कभी भी, चाहे वो काशी का हो, मथुरा का हो, संभल का हो या कोई भी हो, न हिंदू पर समझौता करेगा और न मुस्लिम पर कर सकता है। लोक अदालत के माध्यम से मुस्लिम भाइयों को आगे आकर के और इस निर्णय को स्वीकार करना चाहिए कि यह भगवान कृष्ण की जन्मस्थली है, यहाँ पर मंदिर बने। ये बाध्यकारी नहीं है, एक आमंत्रण है जिसको हम लोगों ने तय किया है कि अंजुमन इंतजामिया मसाजिद इसमें किसी भी स्तर पे इस तरह के सहमति के आधार पर मुकदमों के निस्तारण के लिए नहीं जा रहे। लोक अदालत में कोई हल ही नहीं हुआ है और न हल होने वाला है, ये कभी संभव नहीं है। फिर हमारा है, आप इस पर अधिकार छोड़ दें ताकि हम इस भव्य मंदिर का निर्माण करें, ताकि इस पर हम दर्शन पूजन राग भोग और वेद मंत्रों की ध्वनिया को गुंजायमान कर सकें। और मुस्लिम समाज से कहेंगे कि आप इसको अधिकार छोड़ें। भारत में 9 अगस्त क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है और निश्चित रूप से अगर कृष्ण जन्मभूमि के लिए कोई क्रांति संतों के नेतृत्व में हो रही है तो सभी संतों को एकजुट होकर के उनका साथ देना चाहिए। हम सब भी उस कार सेवा में सम्मिलित होंगे। देखा को यही उचित समय है, अभी नहीं फिर कभी नहीं। इसलिए सब सनातनी जाग चुके हैं और सब सनातनियों का प्रयास है कि हमारे जो अयोध्या भूमि का जो हल हो चुका है, अब हमारा कृष्ण जन्मभूमि पे सबको चलना है, कार सेवा करनी है। सभी सनातनियों ने एक अलग जगाई है, अब नहीं तो फिर कभी नहीं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, बड़े स्टार से जुड़ी है और स्टार की शादी पर बवाल से जुड़ी है। आमिर की शादी पर सियासी दंगल शुरू हो गया है। शादी हुए अभी 4 रोज ही हुए। आमिर खान की शादी साधारण तरीके से हुई, परिवार के लोग थे, उनके करीबी लोग थे, लेकिन उनकी ये तीसरी शादी थी जिस पर हंगामा हुआ। आमिर खान की तीसरी शादी पर सवाल उठाया है और आमिर खान को टारगेट किया है और कहा है आमिर खान जिहाद के एम्बेसडर हैं। दूसरी तरफ पिछले दिनों उनकी शादी के बाद ही बजरंग दल ने भी प्रदर्शन किया था, पुतला भी जलाया था। आमिर खान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आमिर खान जिहादी भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। आमिर खान जिहादी भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत। आमिर खान
लगातार हिंदू बहन बेटियों से शादी रचा करके लाइन लगा रहा है। हिंदुओं का जो है इससे अपमान हो रहा है। हिंदू समाज को जो है चैलेंज कर रहा है कि देखो मैंने लगातार हिंदू बेटी से शादी कर रहा है और कहाँ है कोर्ट, कहाँ है कानून कि आमिर खान बहुत बड़ी साजिश के तहत लव जिहाद के ब्रांड एम्बेसडर तो आमिर खान बनते नहीं जा रहे। उसमें ताकत 3 करने की कर रहे तुम 4 करो ना। युवाओं ने जो इनके पिक्चर देखते हैं उन्होंने सोच समझ के ऐसे लोगों को बड़ा करना चाहिए। मुसलमान दिख गया है जिहाद के साथ जोड़। अरे तुमको जिहाद का मतलब भी मालूम है क्या? टारगेट आमिर खान नहीं, टारगेट मुसलमान। हिंदू बहन बेटियों से शादी रचा करके लाइन लगा रहा है। हिंदुओं का जो है इससे अपमान हो रहा है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, मंदिर की दान पेटी से चुराने का पाप किसने किया? तो भाजपा ने किया है, भाजपा के अपॉइंटेड ट्रस्टीज ने किया। तो ये कौन सा जिहाद बनता है? आखिर उनको मुस्लिम समाज के बहू बेटी से प्यार क्यों नहीं हो रहा है? हिंदू बेटी से ही उसको प्यार क्यों हो रहा है? उनको सिर्फ रखा ही गया है हिंदू मुस्लिम करने के लिए। राणे परिवार सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम करेगा, उनकी रोजी रोटी उसी में चलेगी। प्यार से करने का मतलब शादी नहीं होता है। जब पहले बच्चों से प्यार है, पहले पत्नियों से प्यार है, तो फिर क्या स्त्री एक खाली भोग का सामान है? आमिर खान बहुत बड़ी साजिश के तहत हिंदुओं को कमजोर करने का काम कर रहा है। कि मुसलमानों के खिलाफ वो बोलता रहता है। कहाँ आमिर खान और कहाँ आप? आमिर खान की शादी पर बवाल है और सियासतदान भी सोच समझकर कैसे टारगेट कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं। नीतीश राणे कैबिनेट मंत्री है महाराष्ट्र के, कह रहे हैं तीसरी शादी पर आमिर को लव जिहाद का ब्रांड एम्बेसडर बताया। उन्होंने कहा हिंदू समाज के लोग जो इनकी फिल्में देखते हैं उन्हें सोच समझकर ऐसे लोगों को बड़ा करना चाहिए। जब बड़े सेलिब्रिटी अपनी निजी जिंदगी से जुड़े फैसले लेते हैं तो इसका समाज पर भी प्रभाव पड़ता है। हिंदू युवाओं को सोचना होगा कि वो किसे आदर्श मान रहे हैं। वारिस पठान कह रहे हैं एमआईएम के नेता, आमिर ने 3 शादियां की हैं तो आप 4 शादियां कर लीजिए। आपको कौन रोक रहा है? आपको जलन क्यों हो रही है? आमिर की पूर्व पत्नी, बेटे, दामाद सब शादी में शामिल हुए, किसी को कोई आपत्ति नहीं, फिर भी आपको क्यों है? कोई अपनी मर्जी से शादी कर रहा है तो आपको क्या समस्या है? शेखर सुमन ने कहा राजनीतिक पार्टियां डबल इंजन सरकार नहीं चला पा रही हैं और ये धड़ल्ले से ट्रिपल इंजन सरकार चला रहे हैं। राजनीति करने वालों को इनसे गठबंधन सीखना चाहिए। ये सियासी हंगामा है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं नेता और नीतीश राणे क्या कह रहे हैं और दूसरे सियासतदान। लव जिहाद के ब्रांड एम्बेसडर तो आमिर खान बनते नहीं जा रहे। इसलिए हिंदू समाज ने और हिंदू युवाओं ने जो इनके पिक्चर देखते हैं, जो इनके मूवीज देखते हैं, उन्होंने सोच समझ के ऐसे लोगों को बड़ा करना चाहिए। उसने 3 शादी किया ना, तुम 4 करो ना। कौन रोक रहा है भाई तुमको? और ये आपत्ति लेके तुमको क्या बस मुसलमान दिख गया है जिहाद के साथ जोड़। अरे तुमको जिहाद का मतलब भी मालूम है क्या? ये तुम्हारे के दिल के अंदर नफरत भरा हुआ है ना, नफरत भरा जहर जो मुसलमानों के लिए है ना, वो ऐसे ऐसे अल्फाजों से आता है सर। तो ये सब बात करके देखो, इनका टारगेट आमिर खान नहीं, टारगेट मुसलमान। उसको एक बोलने की स्टाइल है उसकी, जानबूझ के मुसलमानों के खिलाफ वो बोलता रहता है। कहाँ आमिर खान और कहाँ आप? हर वक्त आप देखना, जब भी कोई महत्वपूर्ण विषय आप लेकर खड़े हो जाइए, ये बराबर हिंदू मुस्लिम तरफ लेके जाएंगे। और आप सोशल मीडिया पे देखो उनके कहाँ से खुद कर मतलब गड्ढे खुद कर निकाल के कब्र खोदते रहते हैं लोग। अब देखिए जरा, आमिर खान की तीसरी शादी थी जिस पर बवाल मचा है, लेकिन इससे पहले 2 शादियां आमिर खान ने कहा और किससे। दरअसल पहली शादी आमिर खान ने रीना दत्ता से की। 21 साल की उम्र में आमिर ने 1986 में 19 साल की रीना से शादी की थी और उस वक्त दोनों पड़ोसी थे और एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। एक इंटरव्यू में आमिर ने बताया कि दोनों ने भागकर शादी की। इस शादी से आमिर के 2 बच्चे हैं जिनका नाम जुनेद और आयरा है। उनकी ये शादी 16 साल तक चली। 2002 में दोनों ने तलाक ले लिया। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक आमिर खान ने गुजारा भत्ता के तौर पर 50 करोड़ रुपए दिए थे। अब रीना आमिर अच्छे दोस्त हैं और कई मौकों पर दोनों साथ नजर आते हैं। आमिर खान ने दूसरी शादी की किरण राव से। रीना से तलाक के बाद 2005 में आमिर ने किरण राव से शादी की। किरण राव एक जानी मानी फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं। दोनों ने फिल्म लगान समेत कई फिल्मों में एक साथ काम किया था। कहते हैं कि किरण राव ने परिवार के खिलाफ जाकर आमिर से शादी की। दोनों का सरोगेसी से एक बच्चा है जिसका नाम आजाद राव खान है। किरण से आमिर की शादी 16 साल चली और 2021 में दोनों अलग हो गए।
उसके बाद आमिर खान की तीसरी शादी गौरी स्प्रैट से हुई और 5 जुलाई को 61 साल के आमिर ने 47 साल की गौरी से तीसरी शादी की। रिपोर्ट्स के मुताबिक आमिर लंबे समय से गौरी के साथ रिश्ते में थे। गौरी आमिर के प्रोडक्शन हाउस में क्रिएटिव का काम संभालती हैं और आमिर से शादी से पहले ही गौरी एक 6 साल के बेटे की मां भी है। फिलहाल आमिर की इसी शादी को लेकर जमकर बवाल भी हो रहा है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं बाबा रामदेव। यहाँ पे करने का मतलब शादी नहीं होता है। जब पहले बच्चों से प्यार है, पहले पत्नियों से प्यार है, तो फिर क्या स्त्री एक खाली भोग का सामान है? और आप किसी से प्रीति करते तो शादी करना जरूरी है। मैं पूरी दुनिया से प्रीति करता हूँ, 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तानियों से प्रेम करता हूँ, तो उसके लिए कोई ये शारीरिक रिश्ता जरूरी है? हमारी सोच डबल स्टैंडर्ड की क्यों हो गई है? देखिए, ये आमिर खान और उनकी जो बीवी बनी है अभी, उनका मामला है। इस पे किसी और को दखल देने की क्या जरूरत है? लेकिन हमारी आदत बन गई है किसी एक विशेष धर्म के लोगों को टारगेट करने की। मैं समझता हूं कि हमें अपनी सोच पर और अपनी बातों पर और आने वाली पीढ़ियों पर ध्यान देने की जरूरत है कि हम क्या कर रहे हैं और इसका रिजल्ट हमारे आने वाले कल पर क्या पड़ेगा। राणे परिवार सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम करेगा, उनकी रोजी रोटी उसी में चलेगी। आमिर खान फिल्म एक्टर, एक जमाने से वो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर है, वहाँ के लोगों को देखना चाहिए क्या करना है और क्या नहीं करना। नीतीश राणे जैसे लोग पैदा होते हैं और एक कंट्रोवर्सी पैदा करते हैं और इस देश को दूसरी तरफ मूवमेंट करते हैं। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक और खबर है सियासत की दुनिया से। आपको पहले मध्य प्रदेश लिए चलूंगा। उपचुनाव में कहीं खुशी कहीं गम उपचुनाव हो रहे हैं। एक उपचुनाव मध्य प्रदेश के दतिया में हो रहा है। पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा आज मंच पर भावुक हो गए और रो पड़े। सुनिए जरा। दतिया के माल को एक एक दरवाजे पर अपना शीश नवाऊंगा, एक एक गांव के अंदर जाऊंगा और आज तो उसको जिताऊंगा। धन्यवाद। दतिया के माल को एक एक दरवाजे पर अपना शीश नवाऊंगा, एक एक गांव के अंदर जाऊंगा और आज तो उसको जिताऊंगा। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब। बोले भारत माता की। अब देखिए शुरू कहां से हुआ। दरअसल नरोत्तम मिश्रा पहुंचे थे आशुतोष तिवारी के नामांकन में। नरोत्तम खुद यहां से चुनाव लड़ना चाहते थे, उन्हें टिकट नहीं मिला। बीजेपी ने आशुतोष तिवारी को टिकट दिया और उनके नामांकन के लिए आज खुद नरोत्तम पहुंचे थे। और उसके बाद यानी नामांकन के बाद रैली हुई। उस रैली में भी नरोत्तम मिश्रा मंच पर मौजूद थे और उसी रैली में बोलने के दौरान भावुक हो गए। गोविंद परिहार जी, रणबीर रावत जी का स्वागत करें। गजेंद्र सिकरवार जी हमारे जिला के प्रभारी, आदरणीय सांसद भारत सिंह कुशवाहा जी का स्वागत करें। अब देखिए जरा नरोत्तम मिश्रा के साथ हुआ क्यों। क्योंकि नरोत्तम मिश्रा को आपने जो उनके बयान सुने होंगे हमेशा, कभी आपने ये हिस्सा नहीं देखा होगा कि नरोत्तम मिश्रा मंच पर फूट फूट कर रो भी सकते हैं, भावुक भी हो सकते हैं। दतिया में आज बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी ने नामांकन भरा और उनके नामांकन में सीएम मोहन यादव और नरोत्तम मिश्रा दोनों मौजूद थे। नामांकन से ठीक पहले जब बीजेपी ने नॉमिनेशन रैली की, उस वक्त नरोत्तम मिश्रा संबोधन के बाद स्टेज पर फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने कहा वो 16 तारीख से खुद इलाके में डेरा जमाएंगे और एक एक गांव में जाकर आशुतोष तिवारी को जितवाएंगे। इसके बाद वो भावुक हो गए तो सीएम मोहन यादव ने उन्हें संभाला। मोहन यादव ने कहा हम नरोत्तम के नेतृत्व में दतिया चुनाव लड़ेंगे। हालांकि दावा है कि नरोत्तम अब भी पार्टी हाईकमान से नाराज हैं, क्योंकि जब से दतिया उपचुनाव में नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा है, उसके बाद से नरोत्तम मिश्रा के समर्थक लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा ने भी इसके बाद सीएम मोहन यादव से मुलाकात की। वो दिल्ली भी आए और पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन के सामने बात भी रखी। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोगों से मिलने का समय नहीं मिला। इससे पहले कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था कि पार्टी फैसला नहीं बदलेगी,
कुल मिलाकर नरोत्तम मिश्रा ने हर फोरम पर नाराजगी जाहिर की है, लेकिन पार्टी ने दतिया उपचुनाव में उम्मीदवार का नाम नहीं बदला। नरोत्तम मिश्रा के पास दो रास्ते थे, पार्टी में बगावत या पार्टी में रहना। उन्हें शिवसेना यूबीटी की तरफ से दतिया उपचुनाव का टिकट ऑफर हुआ, लेकिन उन्होंने कहा बीजेपी में ही पैदा हुआ हूं, बीजेपी में ही मरूंगा। दतिया जिले से 6 बार विधायक रहने की वजह से उनका वहां से खास लगाव है और इसी वजह से वो दतिया की जनता के सामने मंच पर भावुक हो गए। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं नरोत्तम मिश्रा, और उनका टिकट काट कर या उन्हें टिकट नहीं दिया गया, जिस बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी को टिकट दिया गया, वो क्या कह रहे हैं। प्राण छोड़ दिए जाएंगे आज तो भैया के लिए। ये भ्रम और मुगालते में कोई नहीं रहे कि कोई कार्यकर्ता घर बैठेगा। 16 तारीख से स्वयं यहीं पे डेरा जमाएंगे सारे कार्यकर्ताओं के साथ में। मेरे दतिया के माल को एक एक दरवाजे पर अपना शीश नवाऊंगा, एक एक गांव के अंदर जाऊंगा, राष्ट्र को जिताऊंगा। सारा वरिष्ठ नेतृत्व प्रदेश का ये सब आए थे आज, उनके आशीर्वाद और उनके नेतृत्व में नामांकन फॉर्म दाखिल किया है। हम सब ने एकजुटता के साथ भारी विजय के संकल्प के साथ आज अपना नॉमिनेशन फॉर्म और यहाँ सभा पर अपना विचार व्यक्त करते हुए जनता से वोट की अपील की है। मुझे पूरा भरोसा है प्रचंड बहुमत से जनता विजय कराएगी। और आइए मध्य प्रदेश से आपको लिए चलता हूं बिहार में भी उपचुनाव हो रहा है, बड़ी लड़ाई है। पीके जो चुनावी रणनीतिकार और मास्टर माने जाते हैं वो चुनावी मैदान में। पीके ने बांकीपुर से नॉमिनेशन फाइल किया, नामांकन दाखिल किया है। बिहार विधानसभा चुनाव में खुद भी पार्टी के बुरे हाल हुए थे, ज्यादातर प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। प्रशांत किशोर ने बांकीपुर से नामांकन किया, लेकिन बांकीपुर से एक और तस्वीर आई। बांकीपुर के तेज प्रताप के जो कैंडिडेट थे उनकी गिरफ्तारी हो गई, पुलिस उठा ले गई। वीणा मानवी को गिरफ्तार कर लिया, तेज प्रताप की पार्टी ने कैंडिडेट बनाया था। सरकार की तरफ से साजिश किया गया है, हमारे कैंडिडेट को जानबूझकर फंसाया गया है और ऐसा कोई मामला नहीं है। और ये आधी आबादी की बात कर रही थी और ये हमारा कैंडिडेट जो वीणा मानवी जी हैं बहुत अच्छी हैं, इनका नेचर भी बहुत अच्छा है। तो षड्यंत्र कर रहे हैं लोग, ये षड्यंत्र ज़्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है। हम भी चुनौती दे देते हैं। हम अभी दिल्ली में हैं, अभी हम बिहार आ रहे हैं। हम बिहार आएंगे, उसके बाद हम सरकार का घेराव करने का काम करेंगे। जनता को तय करना है कि ये किसका गढ़ होगा। ये उपचुनाव विधायक चुनने का चुनाव नहीं है, ये बिहार में नेतृत्व बदलने का चुनाव है। ये बिहार में बीजेपी के अहंकार पर अंकुश लगाने का चुनाव है। ये बिहार में चुने हुए प्रतिनिधियों को जवाबदेह बनाने का चुनाव है। और ये सियासी जंग के मैदान के बाद अब असली जंग के मैदान में आपको लिए चलता हूं। ईरान ने नई हिटलिस्ट बनाई है। ईरान की हिटलिस्ट में 13 टारगेट कौन से हैं, उससे पहले देखिए जरा अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया। ये अमेरिका की तरफ से जारी की गई तस्वीरें। अमेरिका ने अपने फाइटर उतार दिए, क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया। अमेरिका के हमले के बाद ईरान में जो मिसाइल हमले हुए हैं वो देखिए जरा। ईरान का बंदर अब्बास पर अमेरिकी मिसाइल गिरी है। और न सिर्फ बंदर अब्बास, कई और जगहों पर अटैक हुए। ये अमेरिकी टारगेट्स हैं जो ईरान में
एक एक जगह पर मिसाइल और ड्रोन अटैक हुए। तो जवाब में देखिए ईरान ने मिसाइल पर पोस्टर चिपकाए, अमेरिका को लूजर बताया है और अमेरिका में ट्रंप कहा है खून से सना हुआ, और फिर मिसाइलें दागी हैं। ईरान ने अटैक किया तो मिसाइल नजदीकी देशों कुवैत में जाकर गिरी। कुवैत पर ईरान ने मिसाइल दागी, उसके बाद आप देख रहे हैं बड़ा धमाका हुआ और धुएं का गुबार। उसके बाद ईरान ने कद्र मिसाइल का इस्तेमाल किया है। कद्र मिसाइल दागी ईरान ने अमेरिकी ठिकाने जो अरब देशों में। देखिए मिसाइल पर लिखा है गेम ओवर यूएसए। न सिर्फ मिसाइल बल्कि ईरान ने आज भी ड्रोन अटैक किए। ये ड्रोन हमले उन जगहों पर है जिसमें कुवैत, बहरीन और दूसरे देश शामिल हैं। और दावा है कि ईरान ने बाकायदा नेताओं की हिटलिस्ट तैयार कर ली है। कौन कौन से नेता दुनिया के उनके टारगेट पर हैं। अमेरिका ईरान पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, लेकिन इसी बीच ईरान से आए एक हिटलिस्ट ने सबको चौंका दिया है। ट्रंप, नेतन्याहू, मैक्रो से लेकर मेलोनी तक इस लिस्ट में टॉप 13 लोगों के नाम हैं। लेकिन इस बीच सवाल यही है कि क्या मुज्तबा वाकई मिशन बदलने का औपचारिक ऐलान कर चुके हैं या ये ट्रंप को सीधी चुनौती देने का इनडायरेक्ट रास्ता है। अब देखिए जरा हिटलिस्ट में कौन है। ट्रंप के करीबी सांसद रहे जिन्हें आप देख रहे हैं सीनेटर लिंडसे ग्राहम। इनकी संदिग्ध परिस्थितियों में अचानक मौत हो गई। इनकी मौत का हवाला देते हुए ईरान कह रहा है उसने टारगेट बना लिया है लिस्ट। उनमें दुनिया के बड़े बड़े नेता कौन से हैं देखिए जरा। उनमें पहला नाम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का है ईरान की हिट लिस्ट में। दूसरा नाम बेंजामिन नेतन्याहू का है। इसके अलावा देखिए ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो टारगेट लिस्ट में। अगला नाम इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी का है। कुछ और नाम देखिए, जर्मन चांसलर फेडरिक मर्स ईरान की हिट लिस्ट में। मार्को रूबियो अमेरिका के विदेश मंत्री भी टारगेट लिस्ट में है। पीट हेक्सेट अमेरिका के रक्षा मंत्री भी मारे जाने वालों की लिस्ट में है। ईरान ने रखा है उन्हें। विदेश मंत्री इजराइल के गिदोन सार को भी ईरान ने हिट लिस्ट में रखा है। इजराइल काट्स इजरायली रक्षा मंत्री भी ईरान की लिस्ट में है। और इमाल जमीर जो कि चीफ है इजरायली डिफेंस फोर्स के, वो भी हिट लिस्ट में है। दो और नाम, माइकल एरिक कुरेला कमांडर है अमेरिकी सेंट्रल कमांड के, वो ईरानी लिस्ट में है। और माइकल हकाबी इजराइल में अमेरिकी राजदूत है। ये 13 नाम हैं जिन 13 नामों को हिट लिस्ट में ईरान ने रखा है। अब देखिए जरा ये 13 नामों की हिट लिस्ट बनाई किसने है और आखिर उसकी कितनी वैल्यू है, ये मैं आपको बताता हूं। कुछ दिन पहले ईरानी सुप्रीम लीडर ने बदला लेने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि बदला लेना देश की इच्छा है, इसे हर हाल में पूरा करना चाहिए। अब एक ईरानी अखबार ने 13 ताकतवर हस्तियों की लिस्ट तैयार की है। ईरानी अखबार का नाम है हमशहरी। हमशहरी की स्किल लिस्ट की चारों तरफ चर्चा है, क्योंकि खबर की हेडलाइन है
अचानक मौत के लिए तैयार रहे। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, इजरायली पीएम नेतन्याहू का नाम है। इसके साथ ही इटली की पीएम मेलोनी समेत यूरोपीय देशों के नेताओं के नाम है। साथ में लिखा है ये अपराधी जिनके नाम लिस्ट में मौजूद हैं अपने साथ शांति से बिस्तर पर मरने की इच्छा को कब्र में ले जाएंगे। यह लिस्ट तब छपी जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सांसद की मौत हुई। दावा यह कि ट्रंप के सांसद लिंडसे ग्राहम की मौत अचानक बीमारी से हो गई, लेकिन कई विपक्षी गुट इसके पीछे ईरान की साजिश बता रहे हैं। ईरानी अखबार में हिट लिस्ट के साथ लिंडसे ग्राहम की मौत का भी जिक्र है। लिखा है मौत ने अमेरिकी इजरायली अपराधियों में डर फैला दिया है। हम शहरी ईरान का रूढ़िवादी अखबार है जो भड़काऊ भाषा के लिए जाना जाता है। इससे पहले भी हम शहरी में छपी कई खबरों पर काफी विवाद हुआ था। सुनिए जरा ईरान के विदेश मंत्री क्या कह रहे हैं और नेतन्याहू क्या कह रहे हैं। होर्मुज में जो कुछ भी हाल की घटनाएं हुई हैं उसके लिए अमेरिका जिम्मेदार है। अमेरिका ने एमओयू में 14 शर्तों को धीरे धीरे खत्म कर दिया है। जो कुछ भी बिगड़ा है उसके लिए अमेरिका जिम्मेदार है। इजराइल में मातम है, ईरान में जश्न मनाया जा रहा है, क्योंकि लिंडसे ने कभी भी अच्छे और बुरे के बीच कोई भ्रम नहीं रखा। उन्हें अच्छी तरह पता था कि ईरान सरकार कैसी है। उनका मानना था कि यह न सिर्फ इजराइल और मध्य पूर्व में अमेरिका के सहयोगियों के लिए बल्कि खुद अमेरिका के लिए भी एक बड़ा खतरा है, और वो कभी भी अपने रुख से नहीं डिगे। उनकी सोच बहुत साफ थी, उनमें स्पष्टता और हिम्मत थी। तो मिडिल ईस्ट में अरब मुल्कों में जंग के कई मोर्चे खुले हुए। एक तस्वीर और आई, सऊदी अरब ने यमन पर अटैक किया। हूतियों पर सऊदी ने हमला किया अपने वॉर प्लेन से। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ पर B-2 बॉम्बर की तस्वीर डाली। क्या यह इशारा था कि ट्रंप एक बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं और ट्रंप अपने बड़े खतरनाक विमान उतारने वाले हैं ईरान पर हमले के लिए? दूसरी तरफ एक चौंकाने वाली खबर आई कि रूस का डूम्सडे तेहरान में उतरा है। डूम्सडे उतारा जाता है जब माना जाता है प्रलय या कयामत आने वाली हो। उस वक्त इस विमान का इस्तेमाल किया जाता है। अब सवाल यह कि रूसी विमान तेहरान में क्या कर रहा था। ईरान और अमेरिका के बीच जारी जंग में रूस की एंट्री हो गई है। दावा यह कि रूस ने अपना बेहद सुरक्षित डूम्सडे प्लेन तेहरान भेजा है और विमानों की लोकेशन दिखाने वाली वेबसाइट है फ्लाइट रडार ने यह दावा किया है कि यह डूम्सडे प्लेन वहां दिखा है। डूम्सडे प्लेन का मतलब कयामत के दिन इस्तेमाल होने वाला विमान होता है। यह प्लेन हर मायने में बहुत खास है। इसमें खास कम्युनिकेशन सिस्टम मौजूद है। दुश्मन जितना भी नेटवर्क बाधित करे, प्लेन से संचार व्यवस्था बनी रहती है। इसे ऐसे डिजाइन किया गया है जिससे परमाणु हमले का भी कम असर पड़े। और खास बात यह है कि यह विमान हवा में रहकर पूरा ऑपरेशन कंट्रोल कर सकता है, जिससे टॉप लीडर किसी भी वक्त मिसाइल लॉन्च का आदेश दे सकते हैं। इसमें स्पेशल डेटा लिंक है जिससे अगर कभी संकट की स्थिति आती है तो भी रूस के टॉप लीडर उड़ान के दौरान सेना और सरकार संभाल सकते हैं। डूम्सडे विमान को रूस का स्पेशल फ्लाइट स्क्वाड्रन संचालित करता है। यह यूनिट रूसी राष्ट्रपति के साथ टॉप अधिकारियों के उड़ानों का जिम्मा संभालता है। रूस के पास ऐसे कितने विमान हैं इसकी जानकारी आज तक सामने नहीं आई, लेकिन साथ ही इस विमान के मिशन के रिकॉर्ड को भी सार्वजनिक नहीं किया जाता है। अमेरिकी हमले के बीच जिस तरह रूस ने तेहरान में विमान की तैनाती की है, दावा है कि रूस अब पूरी तरह से क्या जंग में उतरने वाला है, ईरान के साथ देने की तैयारी कर चुका है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं इस पर डिफेंस एक्सपर्ट।
अगर लड़ाई होगी तो ये कहना कि रूस और चाइना खुल के आएंगे, हाँ जैसे पहले आए थे, यानी कि वो इंटेलिजेंस देते रहेंगे ईरान को। चाइना ऑलरेडी सॉलिड फ्यूल बनाने के लिए प्लानिटरी मिक्सर दे चुका है ईरान को, और रशिया MIRV टेक्निक दे चुका है, यानी कि एक ही मिसाइल में कई वारहेड लगाने की टेक्निक। इतना ही, बस, इससे ज्यादा नहीं। उधार की ताकत समय पर काम नहीं आती। आने वाले समय में मुझे लगता है कि अगर ये युद्ध होता है तो ईरान को कल्पना से भी अधिक नुकसान पहुंचेगा। और देखिए, इस बीच बड़ी खबर आ गई है। बड़ी खबर अमेरिका ईरान के बीच जारी तनाव से जुड़ी है। अमेरिका ने पहली बार समुद्र से ड्रोन हमला कर दिया है। ईरान को बड़ा झटका दिया है। सेंटकॉम के मुताबिक एक तरफ से उसके वन वे अटैक ड्रोन ने ईरान के सबमरीन और शिप मेंटेनेंस फैसिलिटी को निशाना बनाया है, वहीं दूसरी तरफ कॉर्सेयर, ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये जो तस्वीरें हैं ये बता रही हैं कि किस तरह से अटैक किया गया है, और ड्रोन से अटैक किया गया है, समंदर से अटैक किया गया है। ये सरफेस वेसल्स की मदद से बंदर अब्बास नेवल बेस के पोर्ट पर सीधा वार किया है। दावा है इस ऑपरेशन से ईरान की वो क्षमता कमजोर हुई है जिसके जरिए वो कमर्शियल शिपिंग को निशाना बना रहा था। सबसे बड़ी बात यह कि अमेरिकी सेना ने पहली बार किसी कॉम्बैट ऑपरेशन में सी ड्रोन्स यानी समुद्री ड्रोन का इस्तेमाल किया है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बेहद दर्दनाक खबर है जो बैंकॉक से आई है। बैंकॉक में आग का तांडव और 27 लोगों की मौत हो गई। ये तस्वीरें देखिए जरा। पब में आग लगी और आग ने इतना भयावह और विकराल रूप अख्तियार कर लिया कि 2 दर्जन से ज्यादा मौतें हो गई। अब आग लगने के बाद सोचिए वहां क्या मंजर था। चारों तरफ लाशें बिखरी थी, लोग बेहोश थे, दम घुटने से लोग बेहोश हुए बहुत से। देखिए जरा, CPR दिया जा रहा है। सत्ताईस लोगों की मौत हुई और 60 से ज्यादा लोग घायल हैं। चारों तरफ लाशें बिखरी हुई थी, मातम पसरा हुआ था इस भीषण आग के बाद। और आइए अब आपको दिखाऊं उस पब का हाल क्या है जिसमें आग लगी थी। पूरी तरह से जलकर राख हो गया है। जिस वक्त आग लगी उस वक्त यहां दर्जनों लोग मौजूद थे। तो बैंकॉक में देर रात पब में अचानक आग लगी। आग इतनी खतरनाक थी कि 27 लोग जिंदा जलकर मर गए, जबकि आग लगने की वजह से 63 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में 22 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसा आधी रात को हुआ जब पब में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक पब में लगे एक AC में शॉर्ट सर्किट हो गया था, जिसकी वजह से अचानक धमाके के साथ भयंकर आग लग गई और कुछ ही मिनटों में पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग के साथ फैले धुएं ने लोगों का निकलना मुश्किल कर दिया और इसी दौरान पब का इमरजेंसी गेट बंद होने से हालात और बिगड़ गए। कहा यह जा रहा है इस गेट के सामने बियर समेत दूसरा सामान रखा था। कुछ लोग जान बचाने के लिए किचन और बाथरूम की तरफ चले गए, लेकिन यहां बाहर निकलने का रास्ता ना होने से वो लोग वहीं फंस गए। रेस्क्यू टीम को टॉयलेट और उसके आसपास कई लोगों के शव मिले। फिलहाल इस आग को लेकर थाईलैंड की पुलिस जांच कर रही है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा
थाईलैंड के पीएम क्या कहते हैं। तो साहब मैंने एक म्यूजिशियन से बात की जो घटना के समय स्टेज पर ही मौजूद था। उसने बताया कि कटआउट स्विच में आग लग गई थी। उसके बाद सब कुछ बहुत तेजी से हुआ, धमाके हुए और हर कोई धुएं और आग से बचने के लिए भागने की कोशिश करने लगा। उसमें से कई लोग बाहर नहीं निकल पाए क्योंकि वो धुएं और आग से बचने के लिए बिल्डिंग के पिछले हिस्से में टॉयलेट की तरफ चले गए थे। हमें ज्यादा शव नहीं मिले। अभी तक हम शवों को बाहर निकाल पाए हैं। वहाँ 27 शव मिले थे। बाकी लोगों को पहले ही अस्पताल भेज दिया गया था और हम अभी भी उनकी हालत के बारे में पता लगा रहे हैं। शुरुआती जांच में पता चला है कि उस जगह के पास रेस्टोरेंट का लाइसेंस है जिसके तहत लाइव म्यूजिक परफॉर्मेंस की इजाजत है और कानून के मुताबिक आधी रात तक काम करने की अनुमति है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। चलती ट्रेन में हवन पूजन पर बवाल हो गया है। बहुत से लोगों ने तस्वीरें देखी कि चलती ट्रेन में हवन पूजन हो रहा है। इससे पहले देखिए एक तस्वीर आई थी कि ट्रेन में हनीमून स्वीट बना हुआ था, जिस पर बवाल हुआ कि आखिर ट्रेन में परमिशन कैसे मिली, ये स्वीट कैसे तैयार हुआ, किसी के हनीमून के लिए ट्रेन में कब से प्रतिबंध होने लगे। तस्वीर पर हंगामा हो ही रहा था कि एक और तस्वीर सामने आ गई। चलती ट्रेन में हवन पूजन होने लगा। सोशल मीडिया पर बहुत से लोग सवाल उठाने लगे। सवाल उठने लगा कि ट्रेन में आखिर हवन पूजन की इजाजत कैसे। तो रेलवे ने खुद इस पर सफाई दी। रेलवे ने बताया इसके लिए पहले से परमिशन लेनी होती है, उसके लिए बड़ा चार्ज देना पड़ता है और उसके बाद यह इजाजत मिलती है। तो इस बवाल की पूरी कहानी क्या है, आइए आपको बताता हूं। रेलवे ट्रेन के कोच में पूजा पाठ हुआ तो जमकर बवाल मच गया और सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह के सवालों को लेकर लंबी बहस छिड़ गई। यह वीडियो नई दिल्ली से मुंबई सेंट्रल जा रही ट्रेन का बताया जा रहा है, जिसमें एक पुजारी ट्रेन की फर्श पर रुद्राभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो पर रेलवे ट्रेन में सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया। वीडियो को लेकर हंगामा ज्यादा बढ़ा तो रेलवे की तरफ से सफाई दी गई। रेलवे ने कहा यह पूजा किसी सामान्य स्लीपर या एसी कोच में नहीं हो रही, बल्कि एक निजी तौर पर बुक किए गए सलून कोच में आयोजित की गई है। इस सलून कोच की बुकिंग 8 जुलाई को आईआरसीटीसी के जरिए की गई थी। बुकिंग करने वाले ने 3,08,580 रुपए का एडवांस पेमेंट किया। नियमों के आधार पर सलून कोच के चलाने की अनुमति दी गई थी। रेलवे ने सलून कोच की सुविधा की शुरुआत आम लोगों के लिए 2018 में की थी। सलून कोच भारतीय रेलवे का एक बेहद आलीशान कोच होता है। इसमें 2 बेडरूम, 1 हॉल, 1 किचन के साथ बाथरूम मिलता है। ब्रिटिश जमाने से ही अधिकारियों के लिए ऐसे आलीशान कोच तैयार किए जाते थे। 2006 तक इस आलीशान कोच में भारत के कई राष्ट्रपतियों ने यात्रा की थी। अब इसे आम जनता के लिए खोल दिया गया है, कोई भी इसे बुक कर सकता है। अब आइए आपको दिखाऊं कि ये जो सैलून कोच है ये किस तरह का होता है, इसकी बुकिंग कैसे हो सकती है, कौन कौन बुकिंग करा सकता है। क्योंकि बहुत से लोग सोशल मीडिया पर बवाल करने लगे कि आखिर हवन पूजन कैसे हो सकता है, कैसे इजाजत दी गई। दूसरे धार्मिक कार्यक्रमों पर सवाल उठते हैं। तो ये है सैलून कोच, इसके लिए मोटी रकम देनी पड़ती है, पहले से परमिशन लेनी पड़ती है। अब आपको बताऊं ये सैलून कोच है क्या। इस आलीशान कोच की बुकिंग आईआरसीटीसी की एफटीआर वेबसाइट से होती है। बुकिंग के लिए प्रति कोच 50,000 रुपए की सिक्योरिटी देनी होती है और इसके अलावा तय किराया अलग से देना पड़ता है। 3-4 दिन की यात्रा का खर्च करीब 2 से 3 लाख रुपए हो सकता है। हालांकि किराया दूरी और समय सीमा के आधार पर तय होता है। अगर कोई पूरी ट्रेन बुक करना चाहता है तो उसके लिए कम से कम 18 कोच का चार्ज देना होता है। सैलून कोच की बुकिंग 6 महीने पहले ही कराई जा सकती है, जबकि बुकिंग का आवेदन कम से कम 30 दिन पहले देना जरूरी है। जो लोग ऑनलाइन आवेदन नहीं करना चाहते हैं
वो अपने नजदीकी रेलवे स्टेशन पर जाकर भी बुकिंग करा सकते हैं। फिलहाल ये सुविधा सभी के लिए उपलब्ध है, कोई भी बुकिंग करा सकता है। तो उन लोगों को भी, जो लोग बवाल और हंगामा कर रहे थे, उन्हें भी इसका जवाब मिल गया कि रेलवे की बाकायदा ये पूरी स्कीम के तहत ये आयोजन हो रहा था। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात मॉनसून की। भारत में एक तरफ मॉनसून है, दूसरी तरफ दुनिया में लगातार बारिश और बाढ़ जैसे हालात हैं। तजाकिस्तान की तस्वीर है, सैलाब ने तबाही मचाई है तजाकिस्तान में। तजाकिस्तान के बाद आपको लिए चलता हूं रूस देखिए जरा। रूस में भी लगातार बारिश के बाद बाढ़ का मंजर देखिए। आपको नेपाल लिए चलता हूं। देखिए नेपाल में लगातार बारिश के बाद बाढ़ से हालात हैं, चारों तरफ पानी नजर आ रहा है। चीन की तस्वीर आपको दिखाऊं। चीन में देखिए जरा, बाढ़ में बहती हुई गाड़ियां खिलौनों की तरह पानी में बह रही हैं। तो दुनिया के अलग अलग देशों में भी बाढ़ से त्राहिमाम मचा हुआ है। और अब बारी है लाइफ का फंडा की। क्या है? जिसे बचपन में पढ़ने से रोका गया वो बड़ा होकर देश का कानून मंत्री बन गया। जिसे धर्म के विधान से रोका गया उसने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का संविधान लिख दिया और दुनिया को फंडा दिया। शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो इसे पिएगा वो दहाड़ेगा। भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कहानी अदम्य साहस, संघर्ष और जुनून की मिसाल है। गरीब परिवार में जन्मे भीमराव अंबेडकर साहब को पढ़ने की ऐसी लगन थी कि विरोध के बावजूद क्लास में जाते, दूसरे छात्र साथ नहीं बैठने देते तो पीछे बैठते। प्यास लगती तो सबके लिए रखे घड़े से पानी पीना तो दूर, छूना भी मना था। उन्होंने अपमान सहा लेकिन पढ़ाई जारी रखी। शिक्षा को ही भेदभाव और छुआछूत मिटाने का हथियार बना लिया। साधनों की कमी थी लेकिन जिद ऐसी कि दिन में 18-18 घंटे पढ़ते थे। उधार पैसे लेकर विदेशों में पढ़े। लंदन से अर्थशास्त्र में मास्टर और अमेरिका से पीएचडी किया। 32 डिग्रियां हासिल करने वाले अंबेडकर साहब 9 भाषाओं के जानकार थे। इसलिए जब संविधान लिखने और आजाद भारत के कानून मंत्री बनाने की बात हुई तो पहला नाम डॉक्टर अंबेडकर का आया। डॉक्टर अंबेडकर ने 60 देशों का संविधान पढ़ा और फिर सबको बराबरी दिलाने वाला ऐसा संविधान लिखा कि पीड़ितों के दिलों में भगवान का दर्जा हासिल कर लिया। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर साहब की संघर्ष की कहानी में लाइफ का बड़ा फंडा छिपा है। मुश्किलों को जब आप रोड़ा नहीं ताकत बना लेते हैं तो हर चुनौती, हर मुसीबत छोटी बन जाती है। और शिक्षा वो मशाल है जो आपको संघर्ष को कभी अंधेरे में नहीं पड़ने देती। तो जहां से जो अच्छा हासिल हो उसे अपनाइए, अपनी जिंदगी में उतारिए। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए।